my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of immunology, I am going to deliver my talk on cell-mediated immunity. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज इम्यूनोलॉजी की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। पूर्व के इम्यूनोलॉजी की व्याख्यानमाला की सीरीज़ में सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर मैंने आपसे डिस्कस किया था। उसके बाद में एंटीजन पे एक पूरा डिटेल व्याख्यान मैंने डिलीवर किया है, एंटीबॉडीज़ पे एक व्याख्यान डिलीवर किया है, एंटीजन एंटीबॉडीज़ की जो रिएक्शंस होती है उस पर बहुत शानदार व्याख्यान डिलीवर किया है, और सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम पे एक व्याख्यान डिलीवर हो चुका है, ऑर्गेन्स ऑफ इम्यून सिस्टम पे एक व्याख्यान डिलीवर हो चुका है। अब पूर्व के व्याख्यानों में मैंने आपसे चर्चा की थी कि अपनी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी जो है, जो प्रतिरक्षी प्रणाली है, वो मुख्य रूप से दो प्रकार की डेवलप होती है, जिसमें एक तो CMI के नाम से जानी जाती है, जिसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, और दूसरी एंटीबॉडीज़ के द्वारा संपादित होती है, जिसको HMI या ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। अब अपनी बॉडी में जितनी भी इम्यून सेल्स हैं उनमें मैक्सिमम इम्यून सेल्स हड्डियों की बोन मैरो में बनती है, यानी हड्डियों की बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स पाई जाती है, और इन्हीं स्टेम सेल से RBC बनती है, इन्हीं से WBC बनती है, इन्हीं से प्लेटलेट्स बनती है। और WBC में भी अपने बेसिक क्लासिफिकेशन देखा था कि उसके अंदर एसिडोफिल सेल है, बेसोफिल सेल है, न्यूट्रोफिल सेल्स हैं, लिम्फोसाइट सेल है, मोनोसाइट सेल्स है। लिम्फोसाइट को भी दो बेसिक टाइप में डिवाइड किया था, जिसमें एक B लिम्फोसाइट थी, एक T लिम्फोसाइट थी, और इसी को एक बार संक्षेप में एक बार मैं फिर यहाँ पर दोहराऊँगा। ये जैसे मान लीजिए बॉडी की कोई लंबी हड्डी है, जैसे मान लीजिए फीमर है सपोज, और फीमर की जो रेड बोन मैरो होती है इसके अंदर ब्लड की इन सेल्स की फॉर्मेशन होती है, यानी ब्लड के अंदर एक तरह की स्टेम सेल्स है, ब्लड में एक तरह की अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, ब्लड में एक तरह की प्रोजेनाइटर सेल्स हैं, जो इन ब्लड की जो कॉलोनी है, ब्लड की जो नंबरिंग है उसको मेंटेन रखती है, क्योंकि इनपुट आउटपुट चलता रहता है। इन हड्डियों की बोन मैरो में सेल निरंतर बनती रहेगी, और एक निश्चित लाइफ स्पैन के बाद में इन सेल की डेथ भी हो जाती है। तो इनपुट आउटपुट वो यदि लगातार मेंटेन रहेगा, आदमी की बॉडी का जो हेल्दी इकोसिस्टम है, बॉडी की जो होम्योस्टेसिस है, वो मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर ये हड्डियों की बोन मैरो है। अब इसी बोन मैरो के अंदर प्री T सेल्स बनती है, यानी डिफरेंशिएशन से पहले की जो प्रावस्था होती है, और इन्हीं के अंदर मैच्योर B सेल्स की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि पक्षियों के अंदर तो लिम्फोसाइट है, उनका डिफरेंशिएशन बर्सा ऑफ फैब्रिसियस नामक रचना में होता है, लेकिन अपने ह्यूमन के केस में B लिम्फोसाइट का जो डिफरेंशिएशन होता है ये हड्डियों की बोन मैरो में हो जाता है, और इसी बेसिस पे इनका नामकरण है। तो जो सेल से थाइमस ग्लैंड में डिफरेंशिएट होगी, मैच्योर होगी, उसको T लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाएगा, और जो कोशिकाएं हड्डियों की बोन मैरो में या पक्षियों के केस में बर्सा फैब्रिसियस में मैच्योर होती है, डिफरेंशिएट होती है, उनको V लिम्फोसाइट के नाम से डेजिग्नेट किया जाता है। तो यहाँ पर हड्डियों की बोन मैरो से ये प्री सेल बनी, और प्री सेल है ये एक तरह से डिफरेंशिएशन, फाइनल डिफरेंशिएशन से पहले की स्टेज है। अब ये प्री T सेल जो होती है ये थाइमस ग्लैंड के अंदर एंटर करेगी, और थाइमस ग्लैंड में इनका फाइनल मैच्योरेशन होता है, फाइनल डिफरेंशिएशन होता है, फाइनल डाइवर्सिफिकेशन होता है, और थाइमस ग्लैंड में ये कोशिका फिर T लिम्फोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये T लिम्फोसाइट भी अलग अलग तरह की है। इसका यदि डिटेल अपन देखें, प्रोटीन नेचर पे यदि जाएँ तो अपनी बॉडी में कम से कम 100 तरह की T लिम्फोसाइट कोशिकाएं देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी प्लाज्मा झिल्ली में अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स प्रोटीन होते हैं, जिनको TCR के नाम से TCR है। अब ये थाइमस ग्लैंड में यहाँ पर आप देख रहे हो CD8 T सेल, यानी ये जो कोशिका है, ये जो T लिम्फोसाइट है, इसकी प्लाज्मा झिल्ली में CD8 प्रोटीन्स प्रेजेंट है। इसी तरह ये CD4 T सेल्स, यानी इन T लिम्फोसाइट की प्लाज्मा झिल्ली में CD4 प्रोटीन्स है। और आपने HIV का चैप्टर यदि पढ़ा हो तो आपको ज्ञात होगा कि अपनी बॉडी में जो HIV वायरस की जो एंट्री होती है उसका मेन टारगेट CD4 प्रोटीन्स होता है।
और जिन कोशिकाओं में CD4 प्रोटीन्स होते हैं उन कोशिकाओं के थ्रू ये HIV वायरस कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है। तो अपनी बॉडी में इन T4 लिम्फोसाइट में CD4 प्रोटीन है, स्पर्म्स के अंदर CD4 प्रोटीन्स हैं, स्किन की जो लैगरेन सेल है उसके अंदर CD4 प्रोटीन्स होते हैं, ब्रेन की जो ग्लियल सेल्स होती है उसके अंदर CD4 प्रोटीन्स होते हैं। तो जिन जिन सेल्स में CD4 प्रोटीन्स होगा उनमें इन वायरस की एंट्री हो सकती है। अब ये CD8 जो सेल होती है, ये CD8 सेल आगे चलकर किलर T सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। इसमें मेन कौन कौन सी T लिम्फोसाइट है वो मैं आगे इसी चैप्टर में आपसे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर ये जो किलर T सेल है ये इसके अंदर ये डिफ्रेंशिएट होगी, और किलर T सेल जो होती है एक तरह से CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ये प्रोपेगेट करती है। इसी में एक कोशिका जो है वो CD4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ये आगे चलकर हेल्पर T सेल के नाम से जानी जाती है। इनका मेन काम होता है हेल्प करना, और फंक्शन की बेसिस पे इन T कोशिकाओं का क्लासिफिकेशन होता है, जिसे मुख्य टाइप है वो मैंने इसी में चैप्टर में यहाँ पर डिस्प्ले करी है। अब इधर जो बी लिम्फोसाइट जो होती है, ये बी लिम्फोसाइट क्या होगी, हड्डियों से रिलीज होने के बाद में ये बॉडी के लिम्फेटिक टिश्यूज़ में चली जाती है, और लिम्फेटिक टिश्यूज़ में फिर ये बी कोशिकाओं के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती है। कई बार इन कोशिकाओं की सरफेस के ऊपर भी एंटीबॉडीज़ लगी रहती है जो एक तरह से रिसेप्टर्स का काम करती है, और इन बी कोशिकाओं के अंदर CD4 प्रोटीन्स द्वारा स्रावित जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं उन इंटरल्यूकिन्स के कारण इन बी कोशिकाओं के अंदर भी रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, रैपिड प्रोलिफरेशन होता है, रैपिड एक्टिवेशन होता है, और इस मल्टीप्लिकेशन के कारण ये प्लाज्मा सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये प्लाज्मा कोशिकाएं फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर फ्लो करती रहती है, ब्लड के अंदर फ्लो करती रहती है, और इन प्लाज्मा कोशिकाओं से ये एंटीबॉडीज़ का सिक्रेशन होता है। ये एंटीबॉडीज़ बॉडी में जो फ्लूइड होता है, विशेषकर जो ब्लड का प्लाज्मा है उसके अंदर ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, और तरल माध्यम के द्वारा शरीर को जो सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए इसको ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से या HMI के नाम से या ABMI यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से इसको जाना जाता है। और T कोशिकाओं द्वारा संपादित होने वाली जो प्रतिरक्षी प्रणाली है वो CMI के नाम से जानी जाती है। तो अपनी बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो मेनली दो टाइप की है, एक तो CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरी HMI या ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी या ABMI यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और आज के इस व्याख्यान में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, इसी पे मैं मेनली फोकस करूंगा। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें नाम से स्पष्ट है कि इस तरह की जो प्रतिरक्षी प्रणाली होती है ये कोशिकाओं की सहायता से संपन्न होती है, और इसमें भी विशेषकर कौन सी सेल, जो विशेषकर जो T सेल्स है, T सेल इस कार्य को संपादित करती है, और T सेल फंक्शन की बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन होता है। T कोशिकाओं के द्वारा ये सुरक्षा प्रणाली डेवलप होती है, सुरक्षा प्रणाली संपादित होती है, इसलिए इसको शॉर्ट में CMI यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर इस डायग्राम में दो तरह की सेल की फंक्शनिंग में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। एक तो हेल्पर T सेल बॉडी में कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, और साइटोटॉक्सिक T सेल बॉडी में अपना फंक्शन परफॉर्म कैसे करती है। इन दोनों को पिक्टोरियल डायग्राम के द्वारा मैंने यहाँ से ड्रॉ किया है। सपोज ये कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, APC सेल किन को बोलेंगे, ऐसी कोशिकाएं जिनकी प्लाज्मा झिल्ली में कुछ विशेष मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हों, और वो मॉलिक्यूल एक तरह से एंटीजन के रूप में इन कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको APC यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के नाम से जाना जाता है। अब सपोज ये सेल है, मान लीजिए APC सेल, और इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की प्लाज्मा झिल्ली में ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सेकेंड यानी शॉर्ट में MHC सेकेंड, ये मॉलिक्यूल इस प्लाज्मा झिल्ली के साथ अटैच है, और इस MHC मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस के कारण ये कोशिकाएं इस एंटीजन्स को प्रदर्शित करती है, या यूँ कह सकते हैं कि MHC सेकेंड मॉलिक्यूल है वो अपने आप में एक एंटीजन्स का काम करता है, इसलिए इन सेल्स को शॉर्ट में APC के रूप में इसको डेजिग्नेट किया है। अब ये जो MHC सेकेंड मॉलिक्यूल है ये इस एंटीजन के साथ यहाँ पर कपल्ड हो जाएगा। इसके साथ ये जो CD4 जो सेल है जो इनएक्टिव है,
इसकी प्लाज्मा झिल्ली में ये TCR रिसेप्टर्स है। TCR रिसेप्टर्स, ये TCR रिसेप्टर्स इस एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएंगे। अब इस बाइंडिंग में आप देख रहे हो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स की कपलिंग है। 3 मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? एक तो APC सेल का MSC सेकेंड मॉलिक्यूल, सेकेंड एंटीजन, और तीसरा इसके अंदर हो गया TCR रिसेप्टर जो कि इस CD4 T4 लिम्फोसाइट की प्लाज्मा झिल्ली में है। और ये जो T4 लिम्फोसाइट जो होती है इसकी प्लाज्मा झिल्ली में ये CD4 प्रोटीन्स भी है। ये CD4 प्रोटीन इस MSC सेकेंड मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है ये एक तरह का टर्नरी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देख लो, पहला मॉलिक्यूल MSC सेकेंड मॉलिक्यूल एंटीजन, तीसरा मॉलिक्यूल TCR, यानी इस टी लिम्फोसाइट का सरफेस पे जो रिसेप्टर्स है, और इस कॉम्बिनेशन को टर्नरी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो एंटीजन्स जो हैं या APC जो सेल्स हैं, ये एक तरह से प्राइमरी स्टिमुलस का काम कर रही है, एक तरह से प्राइमरी मैसेंजर का काम कर रही है। अब इस बाइंडिंग के बाद में ये CD4 जो सेल होगी इसके अंदर एक्टिवेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन सेकेंड स्टेज का जो एक्टिवेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, उसमें सेकेंड के कैटेगरी के स्टिमुलेटिंग मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए APC सेल यदि प्राइमरी मैसेंजर है तो यहाँ पर सपोज जैसे इंटरल्यूकिन फर्स्ट है, ये यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेगा, सेकेंडरी स्टिमुलेटिंग एजेंट का काम करेगा, एक तरह से को स्टिमुलेटिंग एजेंट का काम करेगा। और इस इंटरल्यूकिन फर्स्ट की प्रेजेंस में ये जो इनएक्टिव CD4 जो सेल है ये एक्टिव हो जाती है। इसके अंदर रैपिड प्रोलिफरेशन होता है, यानी इसके अंदर लगातार डिवीजन होता है, और इसके अंदर विभेदन की प्रक्रिया होती है, डिफ्रेंशिएशन की प्रक्रिया होती है। So in presence of interleukin first, this inactive CD4 cell converted into active CD4 cell, and it rapidly multiply or proliferate and differentiate into many types of cells. अब इस inactive T सेल ये अब कन्वर्ट होगी एक्टिव सेल्स में, और एक्टिव जो कोशिका होती है इसको हेल्पर T सेल के नाम से, या शॉर्ट में TH, T फॉर टी लिम्फोसाइट, H फॉर हेल्पर, इसको TH कोशिका के नाम से या हेल्पर T सेल के नाम से जाना जाता है। अब इस कोशिकाओं में लगातार मल्टीप्लिकेशन होगा, लगातार इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा, हजारों कोशिकाओं का एक झुंड बन जाता है, एक तरह का क्लम्प बन जाता है, और इन कोशिकाओं का समूह जो होता है ये क्लोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन सेल का फिनोटाइप और जीनोटाइप एक जैसा होता है, इसलिए कोशिकाओं के ऐसे समूह को क्लोन के नाम से जाना जाता है। और इस क्लोन फॉर्मेशन में यहाँ पर 2 तरह की सेल्स डेवलप होगी। एक तो हेल्पर T सेल, हेल्पर T सेल है वो भी इसी एक्टिव T सेल से बन रही है, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है मेमोरी TS सेल, मेमोरी हेल्पर T सेल। अब यहाँ पर ये जो हेल्पर T सेल्स है ये इंटरल्यूकिन सेकेंड का सिक्रीशंस करती है, दे सिक्रीट इंटरल्यूकिन सेकेंड। और मेमोरी सेल जो होती है इनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हेल्पर T सेल है इनका लाइफ स्पान इतना नहीं है, इनका तो काम है इंटरल्यूकिन सेकेंड सिक्रीट करना, और थोड़े दिनों बाद में इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये जो मेमोरी कोशिकाएँ जो होती है, स्मृति कोशिकाएँ होती है, ये लंबे समय तक जिंदा रहती है, और अपने बॉडी में बाहर से कोई भी माइक्रोब्स एंटर करता है, कोई भी पैथोजेंस एंटर करता है, उन सेल्स को रिकॉग्नाइज करने का है, उन कोशिकाओं की पूरी जो हिस्ट्री है उसको याद करने का काम वो ये कोशिकाएँ करती है। इसको अपन यूँ कह सकते हैं कि ये एक तरह से अपनी बॉडी का CPU है, जिस तरह कंप्यूटर में CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो एक तरह से ये कोशिकाएँ अपनी बॉडी की CPU है, एक तरह से ये प्रोग्रामिंग सेल है, ये मान के चलो। तो जिस तरह कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है उसी तरह अपनी बॉडी में प्रोग्रामिंग करने का काम ये मेमोरी सेल से ये करती है। और इनका मेन काम होता है कि बॉडी में जब भी कोई पहली बार कोई माइक्रोब्स, कोई एंटीजन्स, कोई पैथोजन प्रवेश करता है तो ये कोशिकाएँ उसको लंबे समय तक याद रखती है, और जब भी उसी टाइप का पैथोजन दोबारा प्रवेश करेगा तो उसके हाथों हाथ ही रिकॉग्नाइज करती है, और इम्यून रेस्पॉन्स बहुत शीघ्रता से संपादित होती है। सपोज मान लीजिए अपने को पहली बार किसी मधुमक्खी ने काटा, मान लो हनी बी ने बाइट किया, तो हनी बी का जो वेनोम है
उस वेनम को ये कोशिकाएं हमेशा याद रखती है कि इस आदमी को इस दिन हनी बी ने काटा था, इस केमिकल नेचर का वेनम इस बॉडी के अंदर एंटर किया था और इस वेनम को उदासीन कैसे करना है, न्यूट्रलाइज कैसे करना है। तो पूरी एक सिस्टमेटिक प्रोग्रामिंग जो होती है कंप्यूटर की तरह, उसी तरह का फंक्शन इन कोशिकाओं के द्वारा संपादित होता है। इसलिए इन कोशिकाओं की लाइफ स्पान जो है, जीवन अवधि है, ये बहुत ज़्यादा होती है। तो ये फंक्शनिंग पाथवे है हेल्पर टी सेल्स का। अब अपन चलते हैं इसमें सेकंड टाइप की टी सेल, दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल। इसको शॉर्ट में टीसी सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब सपोज ये वायरस है कोई, मान लीजिए बॉडी के अंदर इन्वेजन हो रहा है इसका। इस वायरस की सरफेस पे MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल्स अटैच है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फर्स्ट। ये MSC मॉलिक्यूल्स इस एंटीजन के साथ बाइंड होगा, एंटीजन ये फिर TCR रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और ये जो CD8 सेल जो होती है, इसकी प्लाज्मा झिल्ली में CD8 प्रोटीन्स हैं। ये CD8 प्रोटीन इस MSC मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो गया, कपल्ड हो गया और यहाँ पर भी ये एक तरह का टर्नरी कॉम्प्लेक्स है वो बन रहा है। इस टर्नरी कॉम्प्लेक्स में भी 3 मॉलिक्यूल है, आप देख लो। पहला मॉलिक्यूल MSC फर्स्ट, सेकंड मॉलिक्यूल एंटीजन और तीसरा मॉलिक्यूल इस CD8 सेल में प्लाज्मा झिल्ली में प्रेजेंस ये TCR रिसेप्टर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स इन हेल्पर टी सेल द्वारा जो इंटरल्यूकिन सेकंड स्रावित हो रहा है, इस इंटरल्यूकिन सेकंड की प्रेजेंस में ये सेल जो होती है ये एक्टिव होती है। तो दीज इनएक्टिव CD8 सेल्स becomes active when they comes in contact with interleukin second secreted by helper T cells। अब इंटरल्यूकिन सेकंड की प्रेजेंस में ये जो इनएक्टिव CD8 सेल जो थी, T8 जो सेल थी, ये सेल एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होते ही इन कोशिकाओं के अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, रैपिड प्लोरिफरेशन होता है और उसके बाद में इसमें डिफरेंशिएशन भी होता है, डाइवर्सिफिकेशंस भी होता है। और इस डाइवर्सिफिकेशंस के कारण यहाँ पर भी वही कोशिकाओं का एक क्लम्प बनेगा, कोशिकाओं का एक झुंड बनेगा। इस झुंड को क्लोन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर T8 कोशिकाएँ जो होती है ये एक तो कन्वर्ट होती है TC सेल्स में, यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल में, और कुछ कोशिकाएँ इसमें कन्वर्ट होती है मेमोरी टी सेल्स में। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मेमोरी टी सेल जो है ये T8 कोशिकाओं से भी डेवलप हो रही है और मेमोरी टी सेल T4 लिम्फोसाइट से भी डेवलप हो रही है। तो ये भी मेमोरी सेल है। ये मेमोरी सेल कौन सी है? हेल्पर टी मेमोरी सेल्स, और ये हैं T8 मेमोरी सेल्स। इन मेमोरी सेल जितनी भी होगी उनकी जीवन अवधि बाकी कोशिकाओं की तुलना में ज़्यादा होती है। और यहाँ पर ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है इसका लाइफ स्पान थोड़ा कम होता है और ये साइटोटॉक्सिसिटी मैकेनिज्म के द्वारा ये बॉडी की प्रोटेक्शंस करती है जो भी बाहर से पैथोजन प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर ये 2 कोशिकाओं की वर्किंग मैकेनिज्म मैंने डायग्राम के द्वारा यहाँ डिस्प्ले की है। इस फिगर में हेल्पर टी सेल कैसे काम करती है और इस फिगर में साइटोटॉक्सिक टी सेल कैसे काम करती है। अब संक्षेप में अपन चर्चा करते हैं कि शरीर में मुख्य रूप से टी कोशिकाएँ कौन कौन सी है। तो यहाँ पर सेल में 2 तरह की इम्यूनिटी जैसे संपादित होगी, एक तो CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक मैकेनिज्म होती है CMC, इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो यहाँ पर जो सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी है ये तो नेचुरल किलर सेल्स के द्वारा संपादित होती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो इन 4 कोशिकाओं के द्वारा संपादित होती है। लेकिन मैंने इन 5 सेल्स को एक कॉमन हेडिंग के रूप में इंक्लूड किया है। और ये जो कोशिकाएं हैं इसकी जो मेन जो टाइप्स हैं उसके अंदर एक तो हेल्पर टी सेल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे TH सेल के द्वारा। सेकंड इज साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे TC सेल के द्वारा। तीसरी है TS सेल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सप्रेसर टी सेल्स के द्वारा। और चौथी टाइप की है TM सेल, ये मेमोरी सेल्स होती है। और NK सेल यानी नेचुरल किलर सेल्स। लेकिन नेचुरल किलर सेल द्वारा जो प्रतिरक्षी संपादित होती है उसको सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी के नाम से जाना जाता है। इससे NK सेल की जो कार्य प्रणाली है वो इन कोशिकाओं से थोड़ी डिफरेंट है। अब इन कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या हैं उसमें मैं
आपसे जैसे डिस्कस करूँगा। फर्स्ट टाइप इज़ हेल्पर टी सेल एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई TH सेल। हेल्पर टी सेल जो होती है, these cells with CD4 कन्वर्टेड इनटू T4 सेल। तो थाइमस ग्लैंड में जो T लिम्फोसाइट्स जिनकी प्लाज्मा झिल्ली में CD4 प्रोटीन अटैच हो गया है, वे कोशिकाएं आगे चलकर T4 सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और यही T4 सेल आगे चलकर हेल्पर टी सेल्स में कन्वर्ट होती है। These सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन्स रिलेटेड टू मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सेकेंड। तो ये जो हेल्पर टी सेल जो होती है, ये MSC सेकेंड से रिलेटेड जो एंटीजन्स होती है उनकी ये पहचान करती है। दे स्टिमुलेटेड बाई इंटरल्यूकिन फर्स्ट, और यहाँ पर आप देख रहे हो उस डायग्राम में इंटरल्यूकिन फर्स्ट के कारण ये सेल स्टिमुलेट होती है और इनएक्टिव T4 लिम्फोसाइट जो होती है वो एक्टिव T4 लिम्फोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इन कोशिकाओं के द्वारा गामा इंटरफेरोन का सिक्रेशन होता है। इंटरफेरोन है वो एक तरह की प्रतिरक्षी मॉलिक्यूल है जो वायरस के इन्फेक्शन के कारण डेवलप होती है। इंटरफेरोन्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एन इन्वेजन ऑफ ए वायरस। तो वायरस के संक्रमण के कारण शरीर में जो प्रतिरक्षी मॉलिक्यूल उत्पन्न होते हैं उनको इंटरफेरोन के नाम से जाना जाता है। और इंटरफेरोन भी 3 तरह के होते हैं, अल्फ़ा टाइप के, बीटा टाइप के, गामा टाइप के। लेकिन गामा टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं वो सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं, सर्वाधिक पोटेंट होते हैं। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 4 ये भी इस हेल्पर टी सेल के द्वारा स्रावित होता है और बीटा TGF या TGF बीटा ये फैक्टर भी यानी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। तो बीटा TGF इन हेल्पर टी सेल से स्रावित होता है, इंटरल्यूकिन 4 इसके द्वारा स्रावित होता है और गामा इंटरफेरोन इसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल हैं जो इस हेल्पर टी सेल्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं और इन हर मॉलिक्यूल्स का अपना अलग अलग रोल है। सेकंड जो सेल है दैट इज़ TC सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होती है इसकी प्लाज्मा झिल्ली में CD8 प्रोटीन्स होते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ CD8 प्रोटीन्स और ये कोशिकाएं दे रिकॉग्नाइज एंटीजन्स रिलेटेड टू MSC फर्स्ट। और ये कोशिकाएं जो होती है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फर्स्ट मॉलिक्यूल जो होते हैं उनसे संबंधित कोशिकाओं की ये पहचान करती है, रिकॉग्नाइज करती है। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो ये T8 कोशिका है और ये कोई वायरस है, इस वायरस के साथ ये MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल है ये अटैच है। तो इस MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल से रिलेटेड एंटीजन्स की ये रिकॉग्नाइज करती है एंड दे बिकम साइटोलाइटिक ड्यू टू इंटरल्यूकिन सेकेंड। अब ये जो इनएक्टिव टी सेल जो होती है ये इंटरल्यूकिन सेकेंड, और इंटरल्यूकिन सेकेंड किसके द्वारा स्रावित हो रहा है? हेल्पर टी सेल्स के द्वारा। तो हेल्पर टी सेल द्वारा स्रावित इंटरल्यूकिन सेकेंड की प्रेजेंस में ये कोशिकाएं एक्टिव हो जाती है। इनके अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, रैपिड डाइवर्सिफिकेशन होता है, रैपिड डिफरेंशिएशन होता है और डिफरेंशिएशन के बाद में ये साइटोटॉक्सिक टी सेल या मेमोरी सेल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है। तीसरी टाइप है इसमें TS सेल यानी सप्रेशर टी सेल्स, और इन कोशिकाओं का मेन काम होता है किसी भी एक्टिविटी को सप्रेस करना। और ये जो कोशिकाएं होती है ये बीटा TGF का स्राव करती है, दे सिक्रीट बीटा TGF मॉलिक्यूल। और इन कोशिकाओं को एक तरह से रेगुलेटर सेल के नाम से भी जाना जाता है, एक तरह से नियामक कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। चौथी टाइप की सेल है दैट इज़ TM सेल या मेमोरी टी सेल। और अभी मैंने आपको बताया कि इन कोशिकाओं का मेन काम होता है याद रखना, यानी बाहर से कोई भी एंटीजन, कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, किसी भी तरह का वेनम आपकी बॉडी में सबसे पहली बार कब एंटर किया था, उन मॉलिक्यूल्स को याद रखने का काम इन कोशिकाओं का होता है। और ये फिर ये प्रोग्रामिंग करती है और पूरा सिस्टमेटिक है, सिग्नल देगी, एक सेल सिग्नल दूसरी को देगी, दूसरी तीसरी को देगी, तीसरी चौथी को देगी। और कई बार तो ये होता है कि एक कास्केड के रूप में, एक पाथवे के रूप में
एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डेवलप हो जाता है और विद इन 1 सेकेंड बहुत ही प्रेसाइज वे में, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, एररलेस वे में ये सूचनाएं एक सेल से दूसरी सेल्स में कम्युनिकेट होती जाती है और बाहर से जो भी पैथोजन प्रवेश कर रहा है उसको वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो ये मेमोरी सेल है, ये एक तरह से बॉडी की ये प्रोग्रामर सेल्स है। ये मान लो ये जिस तरह कंप्यूटर में CPU होता है उसी तरह ये अपने इम्यून सिस्टम का CPU है और ये TM सेल के नाम से जानी जाती है एंड दे आइडेंटिफाई एंड किल द पैथोजेंस। ये पैथोजेंस की पहचान करती है और उसको मारने का काम करती है। इसके बाद जो लास्ट टाइप है दैट इज़ NK सेल, नेचुरल किलर सेल। और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सेल है इसकी कार्य प्रणाली थोड़ी अलग तरह की है। इनका डिफरेंशिएशन कहाँ होता है इसके बारे में अभी रिसर्च होनी बाकी है, क्योंकि डिटेल रिसर्च के एस्पेक्ट इस कोशिकाओं के बारे में अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो कोशिकाएँ होती है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को संपादित नहीं करेगी, बल्कि सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी को संपादित करती है। और ये नेचुरल किलर सेल जो होती है ये क्या करती है, दे डिस्ट्रॉय ए मेजर ग्रुप ऑफ सेल्स। और अधिकांश कोशिकाओं का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उन कोशिकाओं को साइटोटॉक्सिसिटी मैकेनिज्म के द्वारा ये डैमेज करने का काम करती है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो ये कुछ कोशिकाएं हैं जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करती है। अब क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर जो पैथोजन प्रवेश कर गया है वो कोई माइक्रोब भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, कोई निमेटोड भी हो सकता है। अब उन पैथोजन्स को कैसे हटाया जाएगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। और इसमें पैथोजन्स को हटाने की जो परिघटना है ये मुख्य रूप से 2 विधियों के द्वारा संपादित होती है। एक तो बाई परफोरिन, पैथोजन्स आर एलिमिनेटेड बाई परफोरिन प्रोटीन्स, और सेकेंड मैकेनिज्म है इसमें बाई लिम्फोटॉक्सिन्स। अब इसमें पहला जो पार्ट है ये अपन डिस्कस करते हैं डायग्राम के द्वारा। परफोरिन, परफोरिन में नाम से स्पष्ट है, परफोरेटेड है। जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, वायरस है और उसकी सेल वॉल में जैसे ड्रिल मशीन से आप छेद कर दो, पंक्चर कर दो, यानी उसके अंदर पोर बना दो, अपर्चर बना दो। तो यहाँ पर पैथोजन की बॉडी वॉल के अंदर पंक्चर करने की जो परिघटना है, उसको परफोरेट करने की जो परिघटना है, ये परफोरिन प्रोटीन्स के द्वारा संपादित होती है। और परफोरिन प्रोटीन जो होते हैं वो एक तरह से स्क्रू के रूप में होते हैं। जिस तरह हम लकड़ी के अंदर स्क्रू कसते हैं पेचकस से, या ड्रिल मशीन से, बर्मा से कोई अपन छेद कर देते हैं, उसी तरह इन परफोरिन प्रोटीन्स के द्वारा इनकी सेल वॉल के अंदर छेद कर दिया जाता है। और इसकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि रिकॉग्निशन होगा, अटैचमेंट होगा। बाहर से जो भी पैथोजन प्रवेश कर रहा है उस पैथोजन्स की पहचान की जाती है और उस पैथोजन के साथ ये कोशिकाएं जो होती है वो अटैच हो जाती है। और ये अटैचमेंट है ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स की तरह, जहाँ पर ये मैंने दिखाया टर्नरी कॉम्प्लेक्स, उसी तरह की ये अटैचमेंट यहाँ पर टर्नरी कॉम्प्लेक्स के रूप में है। अब ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में क्या होगा, इसमें परफोरिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। और परफोरिन प्रोटीन है ये एक तरह से ये मान लीजिए एक तरह से ड्रिल है, बर्मे है एक तरह से। तो जिस तरह ड्रिल मशीन में बर्मा पर लगाते हैं और बर्मा वो घूमता है और कहीं भी छेद करना होता है, छेद इसके द्वारा कर दिया जाता है। तो ये परफोरिन प्रोटीन जो होते हैं ये इस बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या करेंगे, इसके अंदर पंक्चर कर देंगे। अब बैक्टीरिया की जब भित्ति छिद्रित हो गई तो इन पैथोजन के बाहर जो तरल होता है वो तरल इन छिद्रों के द्वारा इन बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करेगा। अब तरल फ्लूइड जब इन बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर गया तो इन सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ता है और बैक्टीरिया जो होता है फट जाता है, बैक्टीरिया रप्चर हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो परफोरिन प्रोटीन्स के द्वारा ये सुरक्षा प्रदान की जाती है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। और ये जो फंक्शन होता है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल के द्वारा संपादित होता है। इसी तरह की एक मैकेनिज्म यहाँ पर और डिस्प्ले करी है। मान लीजिए सेल है कोई एपीसी सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस पे आप देख रहे हो ये मान लीजिए कोई एंटीजन के मॉलिक्यूल्स हैं
अभी एंटीजन के मॉलिक्यूल इस टी सेल की प्लाज्मा झिल्ली में ये कोई एंटीबॉडीज़ है, ये भी इसमें रिसेप्टर्स है। तो यहाँ पर जो एंटीजन है वो रिसेप्टर का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ है वो इन एंटीजन के लिए रिसेप्टर का काम कर रही है। तो यहाँ पर ये एपीसी सेल इस सेल में उपस्थित रिसेप्टर के साथ कपल्ड हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। इसके बाद में इंटरल्यूकिन फर्स्ट जो मॉलिक्यूल होता है, इस मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में ये सेल एक्टिव होती है। एक्टिवेशन जब भी होगा तो सेल के अंदर हमेशा प्रोलिफरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, और ये सेल मल्टीप्लाई होती है, डिफ्रेंशिएट होती है, और डिफ्रेंशिएट होने के बाद में ये दो तरह की सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एक तो टीडी सेल और दूसरी जो बनती है वो है टीसी सेल, यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ये भी आगे चलकर दो सेल्स में कन्वर्ट होती है, एक तो टीसी सेल में, एक टीके सेल में। तो यहाँ पर टीसी सेल है, दैट इज़ साइटोटॉक्सिक टी सेल, और टीके सेल है, इसको किलर टी सेल के नाम से भी जाना जाता है। इधर ये जो टीडी सेल जो है ये लिम्फोकाइन का सिक्रेशंस करती है, और लिम्फोकाइन के सिक्रेशन के कारण बॉडी में जो मैक्रोफेज कोशिकाएं होती है वो स्टिमुलेट होती है, एक्टिव होती है, प्रोलिफरेट होती है, और इन्हीं मैक्रोफेज कोशिकाओं से आगे चलकर नेचुरल किलर सेल है उनकी फॉर्मेशन होती है, और एक्टिव मैक्रोफेज कोशिकाओं में ये कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो एक्टिव मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं ये फैगोसाइटोसिस की विधि संपादित करती है और फैगोसोम की फॉर्मेशंस करती है। फैगोसोम के साथ इन कोशिकाओं का लाइसोसोम जो होता है वो अटैच हो जाता है, और लाइसोसोम के एंजाइम इस फैगोसोम के अंदर जो भी मॉलिक्यूल है उसको वो डाइजेस्ट कर देंगे, और लास्ट में इस सेल की डेथ हो जाएगी। अब दूसरी तरफ टीसी सेल की जो फंक्शनिंग है इसको अपन देखें, लिम्फोटॉक्सिन्स वाली। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि टीसी सेल जो होती है, इन टीसी सेल से दो तरह के मॉलिक्यूल सीक्रेट होते हैं, एक तो गामा इंटरफेरॉन और एक मॉलिक्यूल इनसे निकलता है लिम्फोटॉक्सिन। लिम्फोटॉक्सिन जो होता है ये टारगेट सेल्स में जाता है, यानी लक्ष्य कोशिकाओं में, और ये लिम्फोटॉक्सिन इन टारगेट सेल का जो डीएनए होता है उस डीएनए को ये डैमेज करता है। अब डीएनए जब डैमेज हो गया तो इन सेल्स में डीएनए का रेप्लिकेशंस नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो डिवीजन अरेस्ट हो गया, डिवीजन रुक गया, और डिवीजन रुक गया तो इन सेल्स की डेथ जो है वो हो जाती है। तो एक तरह से एपोप्टोसिस की जो परिघटना है वो इन लिम्फोटॉक्सिन्स के द्वारा संपादित होती है। दूसरी तरफ इनसे जो गामा इंटरफेरॉन जो साबित हो रहे हैं, ये गामा इंटरफेरॉन क्या करेंगे, ये न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज कोशिकाओं को एक्टिव करता है, और ब्लड में जब भी न्यूट्रोफिल सेल एक्टिव होती है, मैक्रोफेज सेल एक्टिव होती है, तो ये एक्चुअल में फैगोसाइटिक कोशिकाएं होती है, और इन कोशिकाओं का मेन काम होता है फैगोसाइटोसिस करना, भक्षण करना। और फैगोसाइटोसिस है एक तरह से ये सेल फीडिंग का प्रोसेस है। हालांकि प्रोटोजोन के केस में फैगोसाइटोसिस न्यूट्रिशन से संबंधित है, लेकिन अपने मैमल्स के केस में फैगोसाइटोसिस की जो परिघटना है ये बॉडी के प्रोटेक्शन से संबंधित है। सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, in case of protozoans, phagocytosis is associated with nutrition, while in case of mammals, phagocytosis is concerned with the protection of body. तो ये एक नेट सेल में आज का अपना व्याख्यान सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसी का एक पार्ट और है ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो मैं आपसे अगले व्याख्यान में मैं आपसे शेयर करूँगा। और एक बार मैं फिर नट सेल में इसको मैं बहुत ही शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। अपने शरीर में जो प्रतिरक्षी प्रणाली है वो दो तरह की होती है, एक तो CMI के रूप में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के रूप में, और एक होते हैं ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी के रूप में। तो यहाँ पर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ये टी कोशिकाओं के द्वारा संपादित होती है, जबकि ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये बी लिम्फोसाइट के द्वारा संपादित होती है। अब इन कोशिकाओं की फॉर्मेशन है ये हड्डियों की बोन मैरो में होती है। हड्डियों की बोन मैरो में स्टेम सेल है, इन्हीं स्टेम सेल से टी लिम्फोसाइट बनती है, इन्हीं से बी लिम्फोसाइट बनती है। लेकिन टी लिम्फोसाइट है वो इमेच्योर स्टेज में डेवलप होती है, और बोन मैरो से रिलीज होने के बाद में ये टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड्स में आती है, और थाइमस ग्लैंड्स में इनका फाइनल मैचुरेशन होता है,
और मैच्योर होने के कारण इनको टी लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये टी लिम्फोसाइट फिर अलग अलग तरह की सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें CD8 सेल है, CD4 सेल है। इसी तरह बी लिम्फोसाइट जो होती है ये प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होती है और इन प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज़ जो होती है वो बनती है। यहाँ पर ये फ्लो चार्ट मैंने दिखाया, एक तो हेल्पर टी सेल कैसे काम करती है और साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पर ये CD4 T4 लिम्फोसाइट की फंक्शनिंग है, ये T8 लिम्फोसाइट की फंक्शनिंग है और इसमें फाइनल जो मैच्योरेशन होता है इसमें क्लोन बनते हैं। तो इस क्लोन में हेल्पर टी सेल बनती हैं जो इंटरल्यूकिन 2 स्रावित करेगी, मेमोरी सेल्स बनती है। इसी तरह साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनती है, मेमोरी सेल्स बनती है। और बेसिक जो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो टी सेल्स का, उसे मेनली हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेशर टी सेल, मेमोरी टी सेल, इसके अलावा नेचुरल किलर सेल। लेकिन नेचुरल किलर सेल की जो कार्यप्रणाली है वो CMI टाइप की नहीं होती है, इसकी जो कार्यप्रणाली है वो CMC यानी सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी प्रकार की होती है। और पैथोजेंस का जो रिमूवल है वो परफोरिन प्रोटीन्स के द्वारा हो सकता है, लिम्फोटॉक्सिन्स के द्वारा हो सकता है। परफोरिन प्रोटीन जो होते हैं ये जो टारगेट जो पैथोजेंस हैं उसकी सेल वॉल को पंक्चर कर देंगे, उसको छिद्रित कर देंगे और पंक्चर होने से बाहर का जो फ्लूइड होता है उसके अंदर एंटर करता है, सेल फूलती है, सेल फट जाती है। और लिम्फोटॉक्सिन की जो कार्यप्रणाली होगी इसमें क्या होगा, TC सेल जो है वो उसे लिम्फोटॉक्सिन्स बनता है, गामा इंटरफेरोन बनता है। लिम्फोटॉक्सिन टारगेट सेल्स में DNA को डैमेज करती है। अब DNA जब डैमेज हो गया तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस रुक जाएगा और रेप्लिकेशन जब नहीं होगा तो सेल डिवाइड नहीं होगी। और गामा इंटरफेरोन जो है ये न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज कोशिकाओं को स्टिमुलेट करती है और ये कोशिकाएं फैगोसाइटोसिस का कार्य संपादित करता है। तो ये एक नेट सेल में आज का अपना लेक्चर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज प्रोफेसर्स के बीच में, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चों को फ़ायदा हो। यही हमारा मेन मकसद है। और अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।